नमस्कार, मैं मृणाल। राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मेरे साथ में मौजूद हैं माइकल सैनी गर्ग, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए और बहुत ही यानी कि एक इन्हों की जो कार्यशैली है पूरे गुरुग्राम क्षेत्र में आप कहीं पर भी माइकल सैनी को किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर देखोगे तो कहीं तक इनका व्यक्तित्व जमीनी स्तर से जुड़े हुए एक व्यक्ति और कहीं तक कार्य क्षेत्र की बात करें तो फिर विशेष तौर पर चाहे सत्ता पक्ष की बात हो, चाहे विपक्ष की बात हो, चाहे जिस पार्टी से जुड़े हैं उसकी बात हो, या फिर किसी भी पार्टी में अगर कुछ भी गतिविधि चल रही है तो हमेशा उसको टारगेट करते हुए साफ तौर पर इन्हों को देखा जा सकता है। यानी कि पूरे हरियाणा क्षेत्र की मैं बात करूं, SYL मुद्दे को लेकर के सबसे ज्यादा कटाक्ष और सबसे ज्यादा प्रभावी अगर कोई व्यक्ति चेहरा है कि माइकल सैनी को वहां पर जगह ना मिले, हर मुद्दे को बहुत ही सटीक तरीके से उठाने का काम करते हैं। तो पहले तो सर मेरा नमस्कार है। नमस्कार मृणाल जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं माइकल सैनी, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी गुरुग्राम। जी, जिस तरीके से गुरुग्राम की हवा में देख रहा हूं काफी टाइम से, जब से बीजेपी यहाँ पर कहीं तक सत्ता पक्ष में जो बनी हुई है, और क्या कारण रहा है कि नगर निगम के चुनाव जो कि 1 साल से ऊपर पेंडिंग हो चुका है, इसमें कहीं तक विपक्ष की भूमिका ना होना या फिर कोई और वजह? देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि गुरुग्राम की जनता, जिनके जनप्रतिनिधि एक सदन जो नगर निगम का है उसके अंदर उपलब्ध होते, तो जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो उनको मिलनी चाहिए, क्षेत्र वाइज वो समस्याएं वो रखते और उस समस्या को रख करके उसके निदान का निर्णय जो है वो लिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य इस क्षेत्र के लिए है, खास तौर पर गुड़गांव जिले के लिए, कि जहां पर नगर निगम की जो चुनाव हो जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए, और उनको मैं कहूंगा कि नहीं करा पाई भाजपा सरकार, या फिर मैं ये कहता हूं कि भाजपा सरकार जानबूझकर चुनाव नहीं करा रही थी, क्योंकि भाजपा सरकार का ग्राफ जो है बहुत नीचे जा चुका है। जनता उनसे जो है ना बहुत ऊब चुकी है, और खट्टर सरकार के खिलाफ जनता जो है ना उठ खड़ी हुई है। इसलिए ये सरकार जानती है कि उसका ग्राफ बहुत डाउन है, और वो इसी कारण से डर करके चुनाव नहीं कराना चाहती थी। अन्यथा कोई भी जो सरकार है जिसने यदि काम किए होते तो वो माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की तरह वो साफ तौर पर कहते कि हमने काम किया है तो हमें वोट दे दीजिए, अदरवाइज हमें बाहर कीजिए। ऐसी हिम्मत इस सरकार में नहीं है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए, लोगों को बरगलाने का काम किया है, जनता को गुमराह करने का काम किया है, उन्हें धोखे में रखने का काम किया, और उनको त्राहिमाम करने के लिए जो आज जल भराव की समस्या है, जो कचरे से पटा पड़ा शहर है, कचरे के पहाड़ जो खड़े हो गए इस शहर के अंदर, यहाँ जो महिलाओं की सुरक्षा का सवाल है, बहुत दयनीय स्थिति है। और इस गुड़गांव शहर में जहाँ पे सड़कें बहुत चकाचक होनी चाहिए थी, आज मैं कहता हूँ कि एक भी सड़क या सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, ये कह सकते हैं कि गुड़गांव राम भरोसे, ये राम भरोसे की अमृतकाल वाली सरकार है, और राम भरोसे ये राम राज्य ही है, इसको बोला जाता है भाजपा कि राम राज्य लाएगी। ऐसा राम राज्य किसे पसंद होगा कि जहां कचरे में जो स्वच्छता की ये बात करते हैं, और इस जल भराव की समस्या जो आज तक यहाँ के अधिकारी जो है वो इसका समाधान नहीं कर पाए। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी आज भी कुछ, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी हैं गुड़गांव नगर निगम में टिके हुए, जो अनाप शनाप टेंडर बांट रहे हैं, अनाप शनाप तरीके से पैसा लुटाए जा रहे हैं, लेकिन गुड़गांव की जनता नहीं बोलती। इसी कमी का ये लोग फायदा उठा करके यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ कि दिल्ली में जिस तरीके से चुनाव जो काफी 1 साल से ऊपर तक पेंडिंग में लिया था, और दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी थी, कहीं तक आम आदमी ने ये कहीं तक वहां पर सीट क्लियर की है, वो बहुत ही जो यानी कि एक रोचक तरीके से जीत दर्ज की वहां पर, और बीजेपी को कहीं तक वहां की जनता ने नकार दिया। बात करूं मैं हरियाणा की, तो क्या एक डर सता रहा है बीजेपी को, या फिर जिस तरीके से वार्ड बंदी हो गई है ऐसा मेरा सुनने में आ रहा है, तो बीजेपी कहीं तक डर का जो ऐसा माहौल बन रहा है कि हाँ भाई यहाँ की जनता हमारे को नकार देगी, कुछ ऐसा दिल्ली के परिप्रेक्ष्य देख रहे हैं क्या आप इसे? देखिए, साफ तौर पर यहाँ हरियाणा की जनता भी आज एक विकल्प, देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि ना तो हरियाणा में भाजपा को संपूर्ण बहुमत दिया जनता ने,
ना ही कांग्रेस को दिया, उन्हें भी 30 सीटें 32 सीटें दी, और भाजपा को भी 40 दी थी। जहां ये 75 पार की बात करते थे वहां इनको 40 सीटों से संतोष करना पड़ा, लेकिन बहुमत नहीं मिला था। ये बात कहना कि भाजपा की सरकार बनाई जनता ने, नहीं, जनता ने एक बीच में एक वैक्यूम है, उस जी मैं बात कर रहा था एससी मुद्दे को लेकर के, जिस तरीके से हरियाणा प्रदेश में जो कि अभी यानी कि नगर निगम के चुनाव होने, चाहे बात में मानेसर की करूं, चाहे फरीदाबाद की करूं, चाहे मैं गुरुग्राम की करूं, तो इन्होंने कहीं तक सीट जो घटाने का काम किया है। तो इस पर आपका क्या है कि क्या इस पर यानी कि आपकी तरफ से कोई तैयारी ऐसी हुई जो इस पर जोर दिया गया? देखिए, मैं शुरू से ये बात कहता आ रहा हूं कि ये पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी, ये दलित विरोधी सरकार चला रही है। दलित विरोधी इनकी नीतियां हैं और दलितों का ही हकों पे इन्होंने डाका डालने का काम किया है। अभी आपने देखा कि 35 वार्ड पहले हुआ करते थे गुड़गांव नगर निगम में, तो जिसकी संख्या थी 6, जो कि बढ़कर के वार्ड बढ़े हैं, 36 हो गए हैं। तो 7 सीटें होनी चाहिए थी इनको मिले प्राप्त आरक्षण के अनुसार, लेकिन इस सरकार ने जानबूझकर ये 6 से 3 सीटें कर दी, मतलब बढ़ाने की बजाय उल्टा घटाने का काम किया। तो इसको इसलिए मैं कह रहा हूं कि एससी समाज के साथ ये जो है ना एक छल है, एक उनके हकों पर डाका डालने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और ये जानबूझकर साजिशन किया गया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को, खट्टर सरकार को ये मालूम था या होगा कि ये अगर हम ये ऐसा करेंगे, 6 से 3 सीटें कर देंगे, तो निश्चित तौर पे एससी समाज जो है इसका भरपूर विरोध करेगा, कोर्ट जाएगा और चुनाव में अड़ंगा डलेगा, जो कि भाजपा सरकार चाहती थी। क्योंकि भाजपा चाहती है कि ये जो इलेक्शन है नगर निगम के, ये लोकसभा चुनाव के, विधानसभा चुनाव के बाद हो। तो ये उसकी सोची समझी चाल है कि ये लोग जो है ना, ये चुनाव जो है प्रभावित हो, ये लोग विरोध करें, और चुनाव प्रभावित होंगे तो रुकेंगे, रुकने चाहिए, ऐसा भाजपा चाहती है। लेकिन गुड़गांव की जनता का दुर्भाग्य जो है इन्होंने लिख दिया, और गुड़गांव की जनता मूलभूत सुविधाओं से दूर महरूम हो गई है। आज वो पीड़ित है, परेशान है, उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं। अधिकारी अपने चहेते ठेकेदारों को मन मर्जी रेटों पर जो है वो टेंडर बांट रहे हैं और अनर्गल योजनाओं पर बांट रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे अधिकारी जिनके पास कोई विजन नहीं है, वो भी टेंडर निकाल रहे हैं, और अब जो समस्याएं जिनका समाधान हो जाना चाहिए था, वो इनसे पिछले 7 सालों में नहीं हो पाया। ना तो इनसे बस स्टैंड बन पाया, ना इनसे हॉस्पिटल के लिए कोई योजना बन पाई। आपने देखा होगा बस स्टैंड जो गुड़गांव में एकमात्र था, जो कंडम बस स्टैंड मैं कह सकता हूँ, उस बस स्टैंड को जाने वाला अंडरपास एक वाहियात योजना थी, जिस पर करोड़ों रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके बर्बाद कर दिया गया। अभी उसके ऊपर एक लोहे का एक ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है, तो वो भी एक गलत योजना है। मैं कहता हूँ इस गुड़गांव की जनता के टैक्स के पैसे का सीधा सीधा दुरुपयोग किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं बात करूं लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की और नगर निगम चुनाव की, 3 चुनाव आपके बिल्कुल ही नजदीक है, और फिर कहीं तक बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कमल यादव को इसकी कमान जो संभालने को दी है, तो फिर किस तरीके, जैसे कि बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है, और फिर उनका आज ही का बयान है कि नगर निगम के चुनाव के बारे में जब पत्रकार बंधुओं ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसके जो आसपास ही देख रहे हैं कि विधान यानी कि लोकसभा के आसपास ही चुनाव होंगे, तो उनका साफ मत है कि कहीं तक लोकसभा के बाद में ही ये जो चुनाव डिक्लेयर हो पाएंगे। तो इस तरीके से आम आदमी पार्टी कितनी रणनीति बना पाई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और अपना किस तरीके से, उन्होंने कहा है कि कहीं तक इसमें पन्ना प्रमुखों को जगह दी जा रही है, आपकी तरफ से क्या है इसका वो, कि किस तरीके से आप इसको लेकर के कितने यानी कितनी नीति बनाने में अभी तक कामयाब हो पाए? देखिए, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने 10 साल में ही, कम समय में, और पार्टी को जो है ना राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाया। आपने देखा 2 स्टेट में हमारी सरकार है, और गुजरात में भी हमने 5 सीटें जीती और 41 लाख वोटें जीत करके मोदी जी की नाक में दम करने का काम किया है। तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में अपना पूरा जोर लगाए हुए है, पूरा फोकस आम आदमी पार्टी का हरियाणा की जनता की सेवा करने का है, और उसने इतना जल्दी 1.5 लाख जो है ना कार्यकर्ता, अपने जो है ना पदाधिकारी
वो नियुक्त किए हैं, और ऐसी पहली पार्टी है जिसने इतने कम समय में अपना संगठनात्मक ढांचा जो है ना तैयार करने का कार्य किया। और आप देखेंगे हमारे भी सर्कल, अगर भाजपा के पन्ना प्रमुख बने हुए हैं तो हमारे भी सर्कल इंचार्ज बने हुए हैं। ब्लॉक स्तर पे भी हमारी पार्टी जो है, गांव स्तर पे भी हमारी पार्टी जो है पदाधिकारियों को नियुक्त कर रही है और एक संगठन का विस्तार कर रही है। और इस संगठन के विस्तार से ही भाजपा से लड़ा जा सकता है, जो कांग्रेस पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। 70 साल से जो है ना राज करती आ रही कांग्रेस पार्टी, आज दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में अपना पूरा कैडर तक जो है ना खड़ा नहीं कर पाई। कहीं तक दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो कहीं तक आम आदमी पार्टी पे बहुत सारे संगीन आरोप बीजेपी बार बार लगाती रहती है, और फिर कहीं तक उन आरोपों को कहीं तक थोपने का और कहीं तक उसको सिस्टम का इस्तेमाल करके और फिर कहीं तक कमजोर करने की कोशिश आम आदमी पार्टी को लगातार ही की जाती रही है। ऐसा जो मानना है ये, यानी कि आम आदमी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं का कहीं तक क्या बीजेपी पूरी तरीके से हावी है, बौखलाहट है, कहीं तक जन समर्थन आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मोदी सरकार जो केंद्र में बैठी है वो अपने विपक्षी दल, ना तो वो संसद में विरोध चाहती है, सवाल उठाए कोई ऐसा किसी को चाहती है, ना ही वो मीडिया के सामने। आज पहले प्रधानमंत्री का खिताब, ऐसे प्रधानमंत्री का खिताब श्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने अपने पिछले अभी जो मौजूदा कार्यकाल है उसमें पिछले 10 सालों से 9 सालों से 9.5 सालों से जो अभी कार्यकाल उनका चल रहा है उसमें एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इसका सीधा अर्थ यह है कि वो सवालों से डरते हैं, और पत्रकार जो है ना सवाल करेंगे उनसे वो डरते हैं, लेकिन जो सवाल जनता के सवाल है संसद में किए जाते हैं, जो सांसद विपक्षी दल के जो सवाल उठाते हैं उन सवालों से भी नरेंद्र मोदी जी डरते हैं। तो वो किसी भी विरोधाभासी व्यक्ति को अपने सामने देखना नहीं चाहते, ना ऐसे किसी विपक्षी दल के नेता को देखना चाहते हैं कि वो सवाल खड़े करे और सरकार जो है ना बैकफुट पर आए। इसलिए वो ईडी का और सीबीआई का, आईटी का दुरुपयोग करके उन नेताओं को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये इसकी शरारत है बीजेपी की केंद्र सरकार की। इन्होंने 2015 के अंदर जो ईडी का कानून था उसमें एक लाइन जोड़ करके कि जो इन्होंने अपने हिसाब से उसमें अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट ये कर दिया कि जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसकी जमानत के लिए उसको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने ये जुर्म नहीं किया। 5,000 पेज की जो है ना चार्जशीट दर्ज की जा रही है, दाखिल की जा रही है। अब ये बताइए, उन्हीं में से सवाल निकलेंगे और उसको वो सफाई देनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि मैं जमानत इसलिए मुझे दी जाए क्योंकि मैंने ये नहीं किया और इसके साथ सही है। तो ये जो कानून में बदलाव किया गया, ये साजिशन किया गया, और ईडी को जो इतनी पावर दी गई वो सिर्फ इसलिए दी गई कि वो विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ जो है ना उसका यूज किया जा सके और जो है ना उन्हें जेल के अंदर डाला जा सके। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का तीसरा राज्य है हरियाणा के अंदर जो बनने जा रहा है। ये खट्टर साहब को जो है ना पसीने आ चुके हैं आम आदमी पार्टी के नाम से, श्री अरविंद केजरीवाल जी के नाम से। तो वो ये अब उनको आता देख, पार्टी को बढ़ता हुआ देख, उन्होंने क्या है, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको जो है टारगेट पे ले लिया है और उनको जेल में डालने की कोशिश जो है निरंतर की जा रही है। आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले लगातार ईडी द्वारा, मानो किसी भाजपा के कार्यालय से वो उसका प्रेस नोट या कोई एक नोटिस जो है ना प्रिंट किया हुआ वो ले आते हैं और अपने जो है ना ईडी के जो प्रिंट जो उनका एक क्या बोलते हैं उसको पेपर है उस पे वो मोहर मार के उनको दे देते हैं। तो इस भाजपा की स्क्रिप्ट पर तैयार किए जा रहे नोटिस है, और इसमें ईडी आज तक ये नहीं बता पाई। हम उनको गवाह की हैसियत से बुला रहे हैं, मुख्यमंत्री की हैसियत से बुला रहे हैं, किसी केस में वो शामिल है इसलिए हम उनको बुला रहे हैं। कुछ तो स्पष्ट करे ईडी कि हम उनको किस विषय में बुला रहे हैं। जब तक वो स्पष्ट नहीं करते, जब तक केजरीवाल जी नहीं शामिल होंगे जांच में। और एक स्वतंत्र एजेंसी है ईडी, हम जाएंगे लेकिन वो वजह तो बताए। केजरीवाल जी जाने को तैयार है, वो हर सम्मान करते हैं, हर कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, लेकिन पहले वजह तो बताए कि हम आपको, जब इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो गई है, पिछले 2 साल से जो है ना ईडी इस केस को ले रही है, तो आज तक क्यों नहीं बुलाया? अभी से क्यों उनको बुलाया जा रहा है? क्योंकि लोकसभा चुनाव है और मोदी जी नहीं चाहते कि वो केजरीवाल जी उनके सामने आकर के खड़े हों।
राजनीति के विषय में आपको बहुत ज्यादा पकड़ है, तो मैं बात करूंगा वहीं पर। कहीं तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी ईवीएम को लेकर के जो जी ज्यादा प्रभावित रहती है, और इसमें सारे विपक्षी दल एक तरफ हैं और मात्र सिर्फ बीजेपी और कुछ छोटे छोटे गुट दल जो कि इसका समर्थन करते हैं। तो यानी कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी सफाई दे दी गई है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। इस पर संयम पूरा असमंजस बना हुआ है पूरे देश के अंदर, एक माहौल है। तो इस पर आपका जो क्या है विचार कि कहीं तक जिस तरीके से सेफ पोजीशन में दिखाने की इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार ये बयान दिया जाता है, तो कहीं तक इस पर बात होनी चाहिए। और देखिए, ईवीएम अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि हाँ, सारी ईवीएम ठीक है, तो ईवीएम भी 50 ईवीएम चुनाव आयोग से मांगी गई है। 50 ईवीएम मशीन वो हमें दे दे, हम उसको बताएंगे कि ये ईवीएम हैक कैसे हो सकती है। आप ईवीएम मशीन के अंदर एक जो भी पेन ड्राइव टाइप में लगता है, जो डोंगल लगता है, उसको भी तो कोई ना कोई सेट करता होगा। जो कैंडिडेट के नाम है वो लिस्ट भी तो कोई ना कोई सेट करता होगा। हमारी मांग ये है कि चुनाव आयोग ये जो पर्चियां वीवीपैट में जो पर्चियां शो होती है, हम ये कहते हैं इनको प्रिंट करके जिस कैंडिडेट ने जो वोट डाला, जिस बंदे ने वोट डाला है उसके हाथ में, जिसने जो वोट डाला है उसकी पर्ची उसके हाथ में दे दे और उसको एक अलग से बॉक्स में डाले और उन पर्चियों का मिलान कर दे। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग इन सब बातों को नहीं करता, क्योंकि चुनाव आयोग के जो प्रमुख चुने गए, डायरेक्टर चुने गए, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दी जा रही है। ये केंद्र में बैठी मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि उनके खास आदमी है, उनको पता है कि यही आदमी हमारे को जिता सकता है, इसलिए उसको बार बार जो है ना रखा जा रहा है। क्यों उसका रिटायरमेंट के बाद भी उसको अपॉइंट किया गया। और ये तो जग जाहिर है कि एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर एक पद की नियुक्ति हो गई, नाम भी प्रपोज हो गया और उनका पद भी बना दिया गया, पदभार भी ग्रहण हो गया। एक टाइम से बीजेपी जब से जो सत्ता में कहीं तक केंद्र सरकार में आई है, तब से लेकर के बिलों का अंबार लग गया है। और जिस तरीके से बहुत ही रोचक तरीके से इन लोगों ने 144 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हें निलंबित कर दिया। उसके बाद में तुरंत ही हिट एंड रन डायरेक्ट एक बिल ले आए, जो कि पूरे देश में कहीं तक इसको लेकर के भारी प्रदर्शन का सामना करना जो पड़ा। तो इस पर आपकी क्या है कि कुछ समय के लिए इसको रोक दिया गया, क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये सरकार जो है, ये सरकार ऐसे ऐसे कानून लेकर के आ रही है जो इस देश ने कभी नहीं देखे थे। किसान कृषि काले कानून, तीनों कृषि काले कानून लेकर के आए, और अब जो है ये ड्राइवरों के लिए जो कानून लेकर के आए, इस पर भी बैकफुट पे जाना पड़ा। बहुत सारे ऐसे कानून है जो इनको रद्द करने पड़े या उन पे अभी इम्प्लीमेंट के लिए टाइम नहीं दिया। ये जो समस्याएं हैं ये इनकी अज्ञानता को दर्शाती है कि भाजपा में जो है ना अज्ञानी लोगों का राज चल रहा है, और यही लोग पदाधिकारी बने बैठे हैं। तो इन लोगों को सत्ता चलानी नहीं आती है, तो बस राम भरोसे इस देश में जो है ना सत्ता चल रही है, काम कर रही है। ये कानून गलत है। ये थे हमारे साथ में माइकल सैनी जी, और जो कि बहुत ही यानी कि बारीकी से इन्होंने सारे ही जितने बार भी हमारे सवाल थे उनका बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया। तो बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।